हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीचर्स एकेडमी। मैं लवन्या एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कैसे चल रहा है आप लोगों का? कैसी पढ़ाई चल रही है बताइए। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे और क्लास को सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कर देंगे। एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास में, एक बार क्लास को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टीजीटी पीजीटी का चल रहा है यहाँ पे, है ना। ये चैनल हमारी जो क्लासेस हैं टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर चल रही हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हमने 10 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है। कल की भी हमारी क्लास हुई थी, तो एक बार क्लास को, इस जो हमारी क्लास है इसको सभी स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ऐसी कौन सी महासागरीय धारा है? देखिए, ठीक है, फटाफट फटाफट हम लोग करेंगे जल्दी से। और एक बार क्लास को सभी बच्चे अपने दोस्त, फ्रेंड्स जो भी क्लास हैं सबको शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे हैं क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करें पहले से, ठीक है। फटाफट से शेयर करें। चलिए मैं भी क्लास को शेयर करें सभी बच्चे। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं हम महासागरीय धाराओं में, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी, हाँ गुड। तो क्या होगा, महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म है? तो किस पर है? ब्राजील, है ना। ब्राजील इज योर राइट आंसर। सभी स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से, बेहतरीन तरीके से क्लास को करने का प्रयास करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई परेशानी है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी क्लास जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। 11 बजे की टाइमिंग है भाई। सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए। आपका यूपी टेट का एग्जाम इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में, श्रीलंका में? क्या पूछ रहा है आपसे? ड्रॉकेंसबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। आंसर करेंगे पहले सभी बच्चे। क्लास को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर करें सभी बच्चे। उदयराज जी, सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार शेयर करें फटाफट से। शेयर करिए फटाफट फटाफट, एक मिनट। हाँ शेयर करिए क्लास को। हाँ, तो ड्रॉकेंसबर्ग जो है पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है ना। पर्वत का स्थानीय नाम क्या है? क्वाथा लंबा है। क्या स्थानीय नाम इसका क्या है? क्या है इसका स्थानीय नाम? क्वाथा लंबा। इसका जो स्थानीय नाम है वो है आपका क्वाथा लंबा, है ना। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है यह। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट करेंगे। क्लास को अपने दोस्त, फ्रेंड सभी को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलिए क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा? सौर मंडल में दो ग्रह ऐसे हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से हैं? बुध है और एक और क्या है आपका? शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई सौर मंडल में उपग्रह नहीं है, ठीक है।
और देखिए आपने सौरमंडल को पढ़ा होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे आपको इससे अंदाजा लग गया कि हमें सौरमंडल को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सभी स्टूडेंट क्लास को लेकिन शेयर करिए भाई, आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिलवासा राज्य राजधानी है। अब हमें यहाँ पे एक चीज याद हो गई कि हमें कैपिटल्स भी पूरी याद करनी है। तो जो सिलवासा राजधानी है वो किसकी है? लक्षद्वीप की है, दादर नागर हवेली की है, दमन दीव की है, अरुणाचल प्रदेश की है। बताइए जो सिलवासा राजधानी है वो किसकी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कविराती। सारा मैं याद करा देती हूँ जो ऑप्शन में है। कविराती। दूसरा दमन एवं दीव की क्या है? बताइए दमन एवं दीव की क्या है? दमन। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर। और फिर आपका क्या है? सिलवासा जो राजधानी है वो किसकी है आपकी? दादर नागर हवेली की। सिलवासा राजधानी किसकी है? दादर नागर हवेली की। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, हमारा जो टीचर्स एकेडमी का जो चैनल है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही किसी रीजन की वजह से। तो आप लोग एक बार हमारे इस, जब तक कुछ दिन के लिए हमारी क्लासेस इस चैनल पे चढ़ेंगी, टीजीटी पीजीटी एकेडमी, ठीक है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहीं पे आप लोग की क्लासेस चलेंगी रेगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जो भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। बताइए कपास की खेती के लिए जो आवश्यक है वो कौन सी है? बताइए, है ना। कपास जो सबसे ज्यादा होता है वो किस में होता है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इस मिट्टी का जो रंग है वो काला क्यों होता है? बताइए। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म उपस्थिति के कारण। टिटेनी फेरस टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो क्या होगा? काली मिट्टी। और काली मिट्टी का जो रंग काला होता है, उसका जो रंग होता है वो काला, वो किसकी वजह से होता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण उसका रंग मैग्नेटाइट, है ना। क्या है? मैग्नेटाइट, है ना, सही है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसे रेंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? रेंगूर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो जानते हैं काली मिट्टी को, रेंगूर के नाम से भी जानते हैं। रेंगूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेंगूर के नाम से भी जानते हैं। हाँ वेरी, क्या कर रहे हैं आप? नीरज सिंह जी आंसर कर रहे हैं इसका आंसर। नीरज सिंह जी का आंसर आया है सी। वेरी गुड। सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार अपने दोस्तों को, नीरज जी अपने क्लास में इस दोस्त, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हाँ, उस क्लास में जब वो क्लास हमारे टीचर्स एकेडमी के चैनल पे चल रही थी तो उसमें क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स रहते थे, लेकिन अभी कल से उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। तो हमारी क्लास यहाँ पे टीजीटी पीजीटी एकेडमी के चैनल पे चल रही है। तो सभी स्टूडेंट इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हमारी क्लास कुछ दिन चलेगी, उसके बाद जैसे ही सारी चीजें पॉजिटिव होंगी वहां पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो निम्न स्थाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है? भ्रंशन के द्वारा किसका होगा? बताइए। छत्रकशिला, हिमोड़, विभ्रंश घाटी या फिर डोलाइन। बताइए किसके द्वारा होगा? क्या कह रहा है आपसे? स्थलाकृतियों में जो किसका निर्माण है वो भ्रंशन के द्वारा होता है। बताइए तो किसका द्वारा निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है? विभ्रंश घाटी।
ठीक है, नीरज जी आप आंसर करिए, नहीं कर रहे हैं आंसर, ठीक है, फटाफट फटाफट सारे बच्चे आंसर करेंगे तो क्या होगा, विब्रंस घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चंद्रग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है। देखिए एक होता है आपका चंद्रग्रहण, एक होता है सूर्य ग्रहण, दोनों होते हैं, दोनों को ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चंद्रमा सूर्य जब चंद्रग्रहण को होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, क्या, सूर्य और चंद्रमा के बीच, लिख लीजिए, सूर्य व चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और कब पड़ता है ये, पूर्णमासी अमावासी, बताइए कब पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, कब पड़ता है, ठीक है, तो पूर्णिमा के दिन होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र, और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है ना, तो इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात होती है ना, देखा होगा ना आपने, पूर्णमासी आती है, लोग कुछ फास्ट भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1945 सबको पता होगा, लेकिन अक्टूबर भी सबको पता होगा, डेट में कंफ्यूजन है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। आंसर लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों कर नहीं रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करते रहो भाई, आंसर किसी भी बच्चे का आ नहीं रहा। हाँ वेरी गुड, देखिए क्लास में बच्चे तो हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आप लोग हैं तो आंसर भी करिए, ठीक है, मैं देख रही हूँ, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग क्लास में हैं बच्चे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करिए फटाफट से। तो क्या होगा इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र, हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ आंसर करिए, वेरी गुड, क्लास में बच्चे हैं दिख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए तो क्या होगा, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है आपका, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। ग्राम पंचायत का जब आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी क्या होगी। नीरज सिंह जी को एक क्वेश्चन का आंसर करके हो गया क्या, क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए ग्राम पंचायत में जो मतदान की, आप देखिए हमारे यहाँ मैं कुछ चीजें लिखा दे रही हूँ आपको, मतदान की जो आयु है वो कितनी है, उसमें बता दीजिए, थोड़ा मतदान टेक्निकल की इशू आयु, उसमें हैक हो गया चैनल। आपको वोट डालने का अधिकार है, वो कितनी है, 18 वर्ष, बना लीजिएगा। हेलो, ठीक है, मतदान की आयु कितनी है, 18 वर्ष। पंचायती राज्य सदस्य हेतु 21 वर्ष, है ना। फिर आप दूसरा लिखिए, लोकसभा विधानसभा के सदस्य हेतु, लोकसभा विधानसभा, आएंगे नहीं सर जी आज, बच्चे नहीं आए किसी में। 25 वर्ष, और 30 वर्ष किसकी है, राज्यसभा विधान परिषद, है ना। ये पूछा जाता है, मैंने लिखवा दिया है। वर्तमान में कितने, 6 राज्यों में विधान परिषद है, कौन कौन से हैं, कोई बच्चा बता सकता है कमेंट करके। इस क्लास की सबसे अच्छी खराब बात ये है, सुनीता गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, सुनीता गुप्ता जी वेरी गुड, आंसर करिए सुनीता जी, आप सही रिस्पॉन्स कर रही हैं, नीरज जी सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आज हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से ये चीजों को याद कर लिया। जैसे देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु वो होगी 21 वर्ष, मतदान आपके यहाँ वोट डालने की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है, लोकसभा विधानसभा में आपकी 25 वर्ष होती है, राज्यसभा और विधान परिषद में आपकी 30 वर्ष होती है। अक्सर पूछा जाता है और हम इसको गलत कर देते हैं। प्रतिमा सिंह जी वेरी गुड, आप बेटा क्लास में कल भी थी परसों भी थी लेकिन लेट आती हैं क्लास में, देखिए आपके कितने क्वेश्चंस निकल गए, थोड़ा टाइम से आया करिए, ठीक है, और आप लोग भी क्लास में रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत में उच्च न्यायालय ने
संविधान के बुनियादी ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया था वो किसमें दिया था, बताइए। कितना बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, प्रतिमा सिंह जी आंसर करिए, सुनीता गुप्ता जी आंसर करिए, नीरज सिंह जी आंसर करिए, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है आपका, भारत में जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था आपका बेसिक स्ट्रक्चर का जो, तो वो कहाँ से दिया था, किसमें दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो क्या होगा बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर किसका था, केशवानंद भारती के मामले में था, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, बताइए। बेसिक स्ट्रक्चर की बात अगर आती है तो कहाँ से आती है, किसमें, गोलकनाथ में। वेरी गुड, गोलकनाथ में गलत, जो बच्चे इसका आंसर डी कर रहे हैं, नहीं, केशवानंद भारती के मामले में बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूलभूत ढांचे की बात कही गई थी, ठीक है ना। चलिए, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी केशवानंद भारती के मामले में। सर्वप्रथम केशवानंद भारती में 1973 में दिया था इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक ठीक ठीक, सुनीता जी वेरी गुड, आंसर सही कर रही हैं आप, 10 का, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्ति की व्यवस्था करता है। देखिए तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी न्यायाधीश की किसी भी केस की सुनवाई करनी है, पैरवी करनी है, ठीक है, तो आपको एट रैंडम कुछ नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं तदर्थ न्यायाधीश है। 127 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी कार्य के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायालय के लिए क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। उसको हम क्या कहते थे, तदर्थ। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक कोरम करना है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो भारत का कौन, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या कहीं न्यायाधीश को क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में कुछ समय के लिए नियुक्त कर देंगे, तो वो क्या हो गए, उनके तदर्थ न्यायाधीश हो गए। किस आर्टिकल के तहत करेंगे, अनुच्छेद 127 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 127 के तहत। इसको डीप में याद कर लीजिए। तो तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। तदर्थ न्यायाधीश किसे कहते हैं आपको पता है, जब कोई कोरम पूरा नहीं होता है तो न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, उसको हम कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ तक समझ में आया, वेरी गुड। सुनीता गुप्ता जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन 11 का आंसर आप बी कर रही हैं, जिला एवं सत्र, गलत बेटा। सुनीता गुप्ता जी 11 का आंसर बी नहीं होगा, 11 का आंसर बी नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, ठीक ठीक ठीक। सुनीता जी, प्रतिमा जी डी नहीं होगा, ठीक है, फटाफट फटाफट आंसर करिए। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा। क्लास में काफी स्टूडेंट्स की संख्या भी अच्छी है, ठीक है। चलिए, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। मैंने आपको ये धन विधेयक वाला क्वेश्चन 10 से 5 बार आया, हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम जब जैसे थ्योरी कराएंगे तो कोर एरिया से क्वेश्चन को ज्यादा कवर करेंगे, क्योंकि अब हम लोग के पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है और हमें अपनी पढ़ाई को हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो देखिए, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। धन विधेयक है या नहीं ये कौन निर्धारित करेगा, धन विधेयक है या नहीं ये निर्धारित करेगा लोकसभा का स्पीकर। कौन निर्धारित करता है, लोकसभा का स्पीकर। अनुच्छेद किसके तहत, परसों वाली क्लास में बताया था, रेगुलर रहेंगे तो याद रहेगा, आर्टिकल 110 के तहत। किसके, अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो धन विधेयक है या नहीं इसको निर्धारित कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा, अनुच्छेद 110 के तहत करेगा, ठीक है। क्लास को इसी तरीके से आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करेंगे। लिटरली ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। शैलेंद्र यादव जी वेरी गुड, 12 का आंसर डी किया है आपने, प्रतिमा जी ने डी किया है। हाँ हाँ ठीक है, क्या कह रहा है वो पूछ रहे हैं, धन विधेयक के मामले में जो सबसे ज्यादा अधिकार है वो मतलब धन विधेयक है या नहीं ये चीज निर्धारित करने का अधिकार है किसका, लोकसभा के स्पीकर को। किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 110 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, शिक्षा को द्विध्रुवीय किसने कहा है, एडम्स ने, फ्रोबेल ने, डीवी ने, ओबी स्मिथ ने। अपनी डायरी बना लीजिए आज ही, वहां पे इस टाइप के क्लास में जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आए एक जगह उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। तो शिक्षा को ये द्विध्रुवीय कहा है, किसने कहा है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एसडम ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में। किसमें, इवोल्यूशन ऑफ, लिख लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी लिख लीजिए। सभी स्टूडेंट्स पुस्तक को नोट कर लीजिए, या आप कहें तो मैं लिख देती हूँ, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी, ठीक है।
इसमें इन्होंने पुस्तक क्या किया है, शिक्षा को द्विध्रुवीय कहा है। किसने? एडम्स ने। एडम्स ने इसको द्विध्रुवीय कहा है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, सारी चीजें सबको समझ में आ रही है प्रॉपर वे में। और ये पुस्तक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको पुस्तक के बारे में, तो आपको पुस्तक पता होगी, है ना, ऐसे ही क्लास में, ठीक है। चलिए, क्लास को एक बार जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिए। हाँ, एसएसटी का एक मैं टेलीग्राम ग्रुप अलग से बनवाती हूँ, उसमें सभी स्टूडेंट्स को जो पीडीएफ है, जो भी कंटेंट है, वहां पे हम क्विज करेंगे, सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन में, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है बेटा, क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तो देखिए, आपका दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इतिहास। तो बेटा राजनीति शास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, लेकिन दर्शन शास्त्र उसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बेटा पहले आते थे, अब क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, लेकिन इसका लेवल इससे थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि एक तो एग्जाम बहुत दिन बाद हो रहा है, दूसरी चीज ये है कि बेटा एग्जाम क्लास को कौन कंडक्ट करा रहा है आपका, इस बार आपकी जो एग्जाम है इसको आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो हमें अपनी तैयारी को बेहतरीन करके जाना है। अभी पता नहीं आपके टाइम में, अब कितने सालों बाद तो अब यूपी टेट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम पता नहीं कब होगा, है ना। इसीलिए तो अब नहीं तो कभी नहीं, इस चीज इसको पढ़ते रहिए, बढ़िया से एकदम प्रिपरेशन कर लीजिए। जब और सुपर टेट भी आएगा, आप देख लीजिए, यूपी टेट फिर आप जब नहीं पास कर पाएंगे ना, फिर दिक्कत होगी। देखिए, जैसे बिहार में एसटेट आया, एसटेट जिन बच्चों ने पास कर लिया उनके लिए अच्छा टीआरई 4 होगा, मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे ही आपका यूपी टेट के बाद सुपर टेट भी आएगा। तो यूपी टेट में लगे रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? कौन ऐसा है जो व्याख्यान एक्सप्लेनेशन का गुण नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? सामान्य समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क व चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तकों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का, किसका? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। क्या कह रहा है? व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। कौन सा ऐसा है जो व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? नहीं पूछ रहा है बेटा आंसर। प्रतिमा सिंह जी, आंसर थोड़ा आप क्वेश्चन पढ़ के दीजिए। सुनीता जी, नहीं कह रहा है ना, तो विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव का आंसर ऑलवेज नेगेटिव होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रख लीजिए। जब भी आप एग्जाम में, एग्जामिनेशन में वहां प्रेशर होता है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। नेगेटिव को हमेशा अंडरलाइन, जो कीवर्ड है एग्जाम का उसको अंडरलाइन कर लीजिए हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमें अपनी चीजों को सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट, कोई प्रॉब्लम वाली इश्यू वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर आपका, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? दी क्वेश्चन मैंने एक बार और कराया है। तो जब शिक्षक खड़ा है आपका, जैसे मैं खड़ी हूं तो मैं लिख रही हूँ, अगर मैं एकदम ऐसे हो जाऊंगी तो वो भी चीज सही नहीं है, एकदम ऐसे ही रहूंगी वो भी सही नहीं, ऐसे रहूंगी तो लिखूंगी कैसे? तो हमें 45 डिग्री के एंगल पर, भाई आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना, कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्या है। देखिए, अक्सर जैसे मैं भी नोट करती हूँ, लिखती हूँ, तो ऐसे लिखती हूँ, आपने देखा होगा, इस तरीके से, एकदम ऐसे नहीं, और ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल की डिग्री पे, ठीक है, एंगल पे लिखना चाहिए, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत मुझे लग नहीं रहा कि होगी, अगर होगी तो फिर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए, सामाजिक, हाँ, क्लास को लेकिन शेयर जरूर करेंगे। प्रतिमा सिंह जी, शैलेंद्र यादव जी, ठीक है, हाँ, सुनीता गुप्ता जी, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट क्लास में है, ठीक। आंसर क्लास को आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बीच शेयर जरूर करा करिए। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप आपका बनवा दिया जाएगा, ठीक। चलिए, अभी रिस्पॉन्स करिए आप। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का, देखिए जो सोशल साइंस हम पढ़ रहे हैं उसको क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। सोशल साइंस आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में क्यों आया है, उसका रीजन क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अक्षय नागरिक होना। आप अपने घर से ही सोच लीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपके घर में आपके जो पूर्वज होते हैं उनके बारे में आपको बातें बताई जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी चीजें आपकी जागृत रहे, घर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजों को ट्रांसफर किया जा सके। तो हम जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि पहली बात तो हमें अपने किसका, अतीत का ज्ञान हो, अतीत में जो गलतियां हुई हैं वो हम रिपीट ना करें,
और हमें जब पूरी नॉलेज होगी तो हम उस चीज को उस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और हमारी संस्कृति क्या होगी, संस्कृति को भी विरासत के तरीके से हमें संजोए रखना है, अपनी चीजों को हमें पता होगा। तो सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी को, और अच्छे नागरिक का होना। जब आप अच्छे नागरिक तभी हो पाएंगे ना जब आपको अपनी सारी चीजों के बारे में पता होगा। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उपयुक्त सभी आंसर होंगे आपके। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? किसी स्टूडेंट को अब दिक्कत तो नहीं हो रही ना? प्रतिमा जी, वॉइस क्लियर है? किसी भी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? देखिए त्रिरत्न की बात जब आती है, देखिए तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन आ गया, तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को आपको पढ़ना है। त्रिरत्न की बात होगी तो जैन धर्म करता है। ठीक है, तो कौन कौन से 3 धर्म है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, त्रिरत्न इनके कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऐसे जैसे मुझे याद है ना, ऐसे आप लोगों को भी टिप्स पे याद होंगे जिस दिन सारा एग्जाम आपका पास होने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फटाफट फटाफट करेंगे आप लोग। तो लिख लीजिए जल्दी से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के तीर्थरत्न है। ठीक है, फटाफट से लिखिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, त्रिरत्न जो है वो 3 है। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी 3 क्या है? धर्म है ना 3, बौद्ध संघ 3 है ना। चलिए बौद्ध धर्म का आएगा तो उसमें बताएंगे, वरना ऐसे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फटाफट फटाफट आंसर करें। पुनीता जी, प्रतिमा जी, सुनीता जी आंसर करें। शैलेंद्र यादव जी, सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्स करें फटाफट से। ठीक है, और नीरज सिंह जी रिस्पॉन्स करें सभी बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मालती धाम, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की? देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या कर लेना है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की? बताइए। भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने, बाणभट्ट ने, किसने की है? फटाफट करें रिस्पॉन्स जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? इसका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? देखिए क्या है, हाँ 19 का आंसर करेंगे जल्दी से। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या होगा? मालती धाम नाटक की रचना भवभूति ने किया, जबकि भास का किसने किया है? कवि ने। भास का किसने किया है? कवि ने, है ना, सॉरी। जबकि भास नामक कवि ने स्वप्न दत्ता, भास ने क्या लिखा है? स्वप्न दत्ता को लिखा है। बाणभट्ट ने किसको लिखा है आपका? बताइए। इस प्रकार हर्षचरित कादम्बरी नामक रचना बाणभट्ट, है ना। चलिए बहुत ज्यादा उसमें नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को ये सब चीजें। ठीक, चलिए पहले इतना ही याद कर लीजिए, प्रीवियस क्लास में मैंने इसका पूरा डिटेल दिया है आपको। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीतमल सिंह ने, विजय सिंह ने, जय सिंह ने। बताइए, दिल्ली में जो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, क्लास, हाँ प्रतिमा सिंह जी आंसर करिए। जितने भी बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स तो करेंगे ही। ठीक है, तो दिल्ली में जंतर मंतर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? फटाफट से रिस्पॉन्स करेंगे। तो दिल्ली में जय सिंह द्वितीय ने, है ना, किसमें जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? जय सिंह द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। कब? डेट बता दीजिए इसका क्या है? 1700, डेट क्या है इसका? 1724। ठीक है, 1724 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक ठीक ठीक, हाँ। नेक्स्ट है आपका, पूछा जाएगा इसके साथ, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस में भी उनके द्वारा निर्माण करवाए गए। जयपुर, उज्जैन, देखिए कहाँ कहाँ पे? जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा, बनारस। जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था?
1878 में, 1880 में, 1885 में, 1888 में। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है आपका कब पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जीएस के लिए भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, जीएस के लिए भी तो आपको पढ़ना है। बार बार कह रही हूँ, अभी से 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी को एकदम रट डालो, लिटरली वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और आपको ना कोई बुक ऐसे नहीं है, इस बार के एग्जाम को पास कराने के लिए, यूपी टेट के लिए मैं आपको कोई एक बुक बता दूं मार्केट से, आप जाएं उसको पढ़ ले, आपका सिलेक्शन हो जाए, बेटा पॉसिबल नहीं है। हम जो क्वेश्चंस बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई भी टीचर और भी टीचर्स जो बनाते हैं, वो बहुत जगह से उसको मैटर को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर को देखते हैं, उसके बेसिस पे बनाते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, चीजों को देखना है। और मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग बस जुट जाइए एक बार, ठीक है। इस बार अपना एग्जाम में ना टाइम नहीं है लिटरली, बाकी आपका जैसा ठीक करे, आप लोग समझदार हैं, बड़े बच्चे हैं सब, बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं। देसी समाचार भाषा पत्र अधिनियम 1838 में, किसमें, 78 में है ना। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के नाम से सरकार ने समाचार पत्र को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया, ठीक है। क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बताइए क्या था, ठीक है। किसके, यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड लिटिन के समय पारित किया गया था, पूछा जाता है, यह किसके समय पारित किया गया था? वायसराय लॉर्ड लिटिन के समय। वायसराय देसी भाषा संबंधित था ये ना, लॉर्ड रिटिन के समय पारित किया गया था। किसके समय पारित किया गया था? वाइसराय लॉर्ड रिटिन के समय इस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए सुनीता जी, प्रतिमा जी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसी तरीके से क्लास को ज्वाइन करना है, रेगुलर हमें क्लास में रह के पढ़ना है। अभी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, आप देख लीजिए, जैसे एग्जाम की डेट आएगी, मैं कोई मैराथन लेके आऊंगी तो आप लोगों की भीड़ होगी, तो बेटा उससे सिलेक्शन नहीं होता है। अभी आपके पास समय है, अपनी चीजों को पढ़िए ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे, ठीक, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर स्थापना की बात आएगी बेटा, तो स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर बेटा अध्यक्ष की बात पूछी जाएगी आपसे, तो इसके जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष, तो अगर स्थापना की बात नहीं अध्यक्ष की पूछी जाएगी तो कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई स्थित गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था, है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ था? बम्बई स्थित, कहाँ पे हुआ था? बम्बई स्थित प्रथम अधिवेशन बम्बई स्थित, किसमें हुआ था? बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आरंभ हुआ था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को, है ना। हाँ जी, ज्ञानवती चौरसिया जी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किससे की थी? एओ ह्यूम के द्वारा, बाकी लोग भी थे, मेन एओ को बोला जाता है, ठीक है। इसके प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई स्थित गोकुलदास तेज संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक है, इतना हमको पता होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते भी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होंगी, मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोग को प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। 28 दिसंबर 18, है ना। तो इस अधिवेशन में कुल कितने? 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। इस जो अधिवेशन हुआ था इसमें कितने सदस्यों ने इसको लिया था हिस्सा? तो 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। पूछा जाता है आपसे 7 पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप आयोग कंडक्ट कराता है तो हमें थोड़ी सी चीजें बेसिक तो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? किसकी बात कर रहा है बेटा? भूदान आंदोलन की। तो जो आपका भूदान आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया था? मैं थ्योरी भी कराऊंगी आप लोगों को, पहले आप जुड़िए सही, ठीक है? जब थोड़े से स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो जाएगी, आपकी रेगुलरिटी हो जाएगी, आप लोग यूज टू हो जाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट हो ही गए, 5 और कर लेते हैं, फिर नए नए क्वेश्चन के साथ हम चीजों को करेंगे। एग्जाम पास कराना, जो पुराने स्टूडेंट हैं, अभी आएंगे कुछ पुराने स्टूडेंट, उनको पता है कि मैम किस तरीके से कराती है। जो नए बच्चे हैं वो धीरे धीरे जुड़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, जेबी कृपलानी ने, नरसिंह मेहता ने। बताइए किसने किया था भूदान आंदोलन का जो आचार्य विनोबा? 18 अप्रैल 1951 में। किसने? विनोबा भावे ने। और कब हुआ था ये? 18 अप्रैल, 18th ऑफ अप्रैल 1991, 1891। 18 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1851 में, सॉरी 1951 है बेटा, सॉरी इसको सही कर लीजिए, 1951 है, ठीक? चलिए, 1951 में प्रारंभ हुआ था। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, 1951 में प्रारंभ हुआ था तेलंगाना के पोचमपल्ली ग्राम में, ठीक है? 1955 के अंदर ग्रामदान आंदोलन का प्रारंभ उड़ीसा में हुआ। जो भूदान था एक ग्रामदान आंदोलन था। क्या था? ग्रामदान आंदोलन। क्या था? ग्रामदान आंदोलन। वो कहाँ? उड़ीसा में प्रारंभ हुआ था। क्या कह रही हैं सुनीता गुप्ता जी? कह रही हैं कि मैम 23 का आंसर ए होगा। बेटा, भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो विनोबा भावे ने किया था, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, ठीक है सुनीता जी? एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं आप लोगों को समझा दूंगी, ठीक? परेशान नहीं होना है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? देखिए, काकोरी कांड बहुत ही भयानक घटना थी। कौन ऐसा हमारा स्टूडेंट होगा जो काकोरी कांड के बारे में नहीं जानता होगा, है ना? आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा काकोरी कांड के बारे में। तो इसमें नहीं था, पूछ रहे हैं, संबंधित नहीं है। भगत सिंह, असफुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, कौन ऐसे थे जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? ठीक है, काकोरी कांड में ट्रेन में ही पूरा वो कर दिया गया था। तो हिंदुस्तान, है ना? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर क्या किया था? काकोरी जो ट्रेन जा रही थी उसको क्या करके पकड़ के उसको वहीं पे क्या कर दिया था? बताइए। लूटा गया। इस कांड में 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। 29 पर काकोरी सांड का षड्यंत्र का मुकदमा भी चला था। 29 लोगों पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चला, है ना? तो इसमें आपसे पूछ रहा कौन संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह आपके संबंधित नहीं है, ठीक है? असफुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, मैं आ रही हूँ। सुबंधु, घटपकर, छड़पक, वीरसेन एवं इन सभी में क्या समानता है? बताइए, ठीक है? आप जाइए, नहीं क्लास में आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? 30 क्वेश्चंस कराएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है? तो क्या है आपका, यह सभी चंद्रगुप्त क्या थे? ये सभी क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ठीक है? दरबारी थे। ये सब क्या थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। समझ में आया या नहीं आया सभी स्टूडेंट्स को? क्लास को एक बार आप लोग अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करेंगे। अभी क्लास में कितनी अच्छी संख्या थी स्टूडेंट्स की, अभी कहाँ चले गए आप लोग? ठीक है, फटाफट से। अरे मैं 1 सेकंड के लिए जाती हूँ, आप लोग चले जाते हैं। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? बताइए सभी स्टूडेंट्स को, है ना? आप ही लोगों की वजह से कोई काम था, गए, तो फिर आप लोग को रुके रहना चाहिए, ठीक? चलिए 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 मिनट। मैं आप लोग को, अब ये चीजें समझ में आ गई, क्लियर? अभी किसी को स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज हम अपनी क्लास को आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? फटाफट से बताइए, कोई दिक्कत है? जल्दी से करें, कंफर्म करें सभी स्टूडेंट को।
चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, अरे भाई कहाँ चले गए, ठीक है क्लास में ही तो, ठीक है क्वेश्चंस थोड़ा सा वो हो गया था, लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, रुके रहिए क्लास में ही, आंसर करते हैं हम, सॉल्व करते हैं इसको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए मैं इसको एक बार अच्छे से आपको कराती हूँ। जो चौसा का युद्ध है आपका वो कब हुआ था, 1539 में, है ना। घाघरा का युद्ध आपका कब हुआ है, 1529 में। कन्नौज का युद्ध आपका 1540 में, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और हल्दी घाटी का भी अगर आपको पता होता ना, तो एक ही, अगर हल्दी घाटी तो बहुत कॉमन युद्ध है कि 1576 में हुआ, तब भी आप इसको सॉल्व कर लेते, तो क्या होगा, सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक बार क्लास में ही याद करो कि आपका जो हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध की आप पूरी डेट याद कर लीजिए, कब हुआ था, 18 जून 1576 को, कब हुआ था, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को, ठीक है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये सब बेसिक चीजें हमें याद करके रखनी है, हाँ वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स बता रहे हैं प्रॉपर वे में। चलिए नेक्स्ट है आपका 27वां, वॉरेन हेस्टिंग, लाइव कॉर्नवालिस वेलेजली, इसको हमें सीक्वेंस में करना है। और ये क्या है ना बेटा, इसको ना हम एक बार ऐसे कर लेते हैं, बाकी मैं इसको एक बार क्लास में आप लोग को कराऊंगी, इनका कार्यकाल पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, सभी स्टूडेंट बताइए आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी होगा ना। हाँ, पहले क्या आएंगे आपके, क्लाइव, है ना। क्लाइव के बाद में फिर आपके आएंगे वॉरेन हेस्टिंग, फिर आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। नहीं, लॉर्ड, नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। जो सुंदरवन है आपके वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपसे पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को, बताइए क्या प्रॉब्लम है। गायत्री जी आप एक बार कुछ कमेंट कर रही थी, डिलीट कर रही है, बताइए गायत्री जी क्या प्रॉब्लम है। प्रतिमा जी, सुनीता जी, एक बार हम लोग अपनी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, बताइए आप। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आप लोगों को, आप ये बताइए किसी स्टूडेंट को किसी क्लास में या क्वेश्चंस में किसी में कोई दिक्कत है, कमेंट करके बताइए। अगर प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार पूछ लीजिए फिर उसको हम आगे बढ़ते हैं। बताइए किस क्वेश्चन में दिक्कत है गायत्री जी, आप फटाफट से, जब तक मैं पानी पी रही हूँ आप बताइए कि मैम इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जल्दी से बताओ आप लोग। क्या दिक्कत है बताइए, अब कोई क्वेश्चन पूछ रही हो तो पूछ ही नहीं रहा। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन तो आपको सबको पता है किस में पाए जाते हैं, लेकिन अब पूछ बोल रही हूँ तो कोई पूछ नहीं रहा है ना। यही तो आप लोग के साथ दिक्कत है, बताइए क्या होगा। जब पढ़ाऊंगी तब पूछेंगे, नहीं पढ़ाऊंगी तो फिर पूछेंगे नहीं। भारत में सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, किसमें, 1400 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, किसमें, पश्चिम बंगाल में 1400 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करेंगे, आप लोग यूज टू एकदम टीचर से बात किया करिए अच्छे से, फैमिली के तरीके से, और हमें स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है, अच्छे से अपनी सारी चीजों को कवर करना है, ठीक है। कोई नहीं, आज थोड़ा सा टाइपिंग में, हाँ थोड़ा सा क्लास में बीच में वो ब्रेक हुआ, उसके लिए कोई नहीं, आगे से आपकी क्लासेस जैसे जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। देखिए, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का जो निर्माण हुआ था वो किस पे हुआ था, महानदी में, चंबल में, सतलज में, यमुना में, बताइए किस में हुआ था, फटाफट से करेंगे हम लोग। किस में हुआ था हीराकुंड बहुउद्देशीय, हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर के निकट, किसमें, उड़ीसा में, उड़ीसा में संबलपुर के निकट। कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में इसका हुआ था, संबलपुर के निकट, है ना।
यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। किसका है? जो ये बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी के विश्व का सबसे लंबा बांध है। कैसा है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। किस पे? इसकी लंबाई कितनी है? 47, कितनी है? 77 मीटर लंबाई इसकी जो है वो कितनी है? ठीक है, और इसकी क्या है? ऊंचाई 160 मीटर। महानदी। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मरुस्थल, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, थार मरुस्थल। जो उष्ण मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, कल से स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड्स को, सभी को क्लास को शेयर करेंगे और क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे लाइव सेशन में। ठीक है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। जो कहाँ पे स्थित है? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। जो कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में या दक्षिण अफ्रीका में? बताइए। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। गायत्री जी कितना गलत आंसर कर रही है बेटा, कैसे ये होगा इसका? कालाहारी नहीं होगा, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जबकि अटाकामा चिली में। अब देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका में, अटाकामा कहाँ पाया जाता है आपका? चिली में। अटाकामा चिली में पाया जाता है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमने जितना भी पढ़ा है इतने क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना? सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं? बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स की सारी चीजें क्लियर है। तो एक बार हम कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं 5 क्वेश्चंस, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं आगे से पूरी चीजें। रुकिए 1 नंबर से। ठीक है, फटाफट से, जल्दी जल्दी देखिए, फटाफट एक एक स्पीड में करेंगे जल्दी से, ठीक है ना? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव है? ब्राजील पर। ठीक है, डॉकिंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहां पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित ग्रहों पर कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? 2 ऐसे ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सिलवासा राजधानी है किसकी है? सिलवासा दादर नागर हवेली की। ठीक है, कौन सी ऐसी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है ना? निम्नलिखित में स्थलाकृतियों में किसका निर्माण भ्रंसन द्वारा होता है? विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। चंद्रग्रहण निम्नलिखित में से किसका है? पूर्णमासी है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 21 वर्ष। भारत में उच्चतम न्यायालय के संविधान में बेसिक ढांचा जो होता है केशवानंद भारती में। भारतीय संविधान दर्शन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 127 के तहत। धन विधेयक यानी कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर, अनुच्छेद 110 के तहत। शिक्षा में द्विध्रुवीय जो किसने कहा था? एडम्स ने, एक अपनी पुस्तक रिवॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? विद्यार्थियों के स्वयं अध्ययन की पड़ती है। ठीक है,
शिक्षक के श्याम पट पर 45 डिग्री का एंगल पर लिखना चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सभी चीजें सही हैं इसमें। त्रिरत्न बौद्ध किसका है? जैन धर्म का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मालती धाम माधव नामक किसका है? भवभूति का है। दिल्ली में जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, चलिए भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 में। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में नहीं था? भगत सिंह जी नहीं थे। ठीक है, ये क्या है? सुबंधु खरपटकार, ये वीरसेन छड़पटक, ये किसके थे? कौन थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चौसा का युद्ध आपका कब हुआ? 1939 में। घाघरा का युद्ध 1529 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी डेट याद कर लीजिए, 18 जून 1576। ठीक है, अब ये सीक्वेंस वाला तो ठीक है कराएंगे जब। और भारत में निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हीराकुंड बांध परियोजना विश्व की सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर स्थित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल आपका है सहारा मरुस्थल। ठीक है, सी इज योर राइट आंसर, इसका सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे वो मरुस्थल है। ठीक है, देखिए मैंने आपको 2 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चन को फटाफट से रिवाइज करा दिया। कल 11 बजे हम लोग मिलते हैं। क्लास कैसी लगी क्लास के एंड में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर सभी स्टूडेंट्स को।